स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का ये पहला टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझने से पहले आपको समझने पड़ेंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। उन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर उसे समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, जो हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जब हम स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन और उसमें स्टडी ऑफ फोर्सेस यानी जिस पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे होते हैं रिजिड बॉडीज़ और दूसरे हमारे होते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज़। तो सबसे पहले देखते हैं रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं। तो रिजिड बॉडी वो हमारी वो बॉडी होती हैं जिनमें कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई चेंज नहीं आता है। ये हमारी रिजिड बॉडी कहलाती हैं। इनकी स्टडी अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। इन बॉडीज़ की स्टडी अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। और जो हमारी दूसरी बॉडी होती हैं वो होती हैं हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी, और इन बॉडीज़ की स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी हम अपने इस सब्जेक्ट में डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जिसके वजह से वो मटेरियल क्या करता है, अपना शेप और साइज को रिगेन कर लेता है। जब भी हम उस पर कोई डिफॉर्मेशन लाते हैं किसी फोर्स के थ्रू, तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। लगभग सभी सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपने सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस इट इज़ द अप्लाइड फोर्स और सिस्टम ऑफ फोर्सेस दैट टेंड्स टू डिफॉर्म अ बॉडी। यानी ये क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जो कि हमारी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो कहें कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड स्ट्रेस। अगर हम देखें तो इसको देख सकते हैं कि एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। और इस स्ट्रेस को हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस, दो और नामों से भी जानते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस और दूसरा क्या? नॉमिनल स्ट्रेस। अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन जो होगी वो होती है ml इनवर्स टी की पावर -2। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पावर -2। और इसकी दूसरी यूनिट एक और पास्कल भी होती है, जिसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि स्ट्रेस को क्या मीजर किया जा सकता है, तो नहीं, स्ट्रेस को हम डायरेक्टली मीजर नहीं कर सकते। अब एक दूसरा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है? तो ये हमारी क्वांटिटी ना तो वेक्टर है ना स्केलर है। ये हमारी कैसी है? ये हमारी एक टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं? तो टेंसर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, यानी ये दोनों होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि ये फॉलो किसको करते हैं? अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं। तो ऐसी सभी हमारी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? टेंसर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो स्ट्रेस हमारी कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछें कि क्या स्ट्रेस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो नहीं, स्ट्रेस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है। किसी भी स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए या स्ट्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन और तीसरा होता है प्लेन। अगर हम बात करें अब टाइप ऑफ स्ट्रेस की, तो टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? तो टाइप ऑफ स्ट्रेस हमारी मेनली दो तरीके की स्ट्रेस होती है। पहली हमारी क्या होती है? नॉर्मल स्ट्रेस होती है, और दूसरी क्या होती है? टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। टेंजेंशियल स्ट्रेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम शियर कहते हैं।
यानी इसकी दो तरीके होते हैं, स्ट्रेस के दो टाइप की स्ट्रेस होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है और दूसरी क्या होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। अब अगर हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेस की, तो नॉर्मल स्ट्रेस में हम देखेंगे कि स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस हमारी होती है जो नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू द प्लेन काम करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है। अब नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके की होती है, पहला क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। बात कर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। टेंसाइल स्ट्रेस यूटीएम टेस्टिंग मशीन से टेस्ट की जाती है टेंसाइल स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस को हम देखें अगर तो पाएंगे जो भी हमारी स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगती है, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ये लेंथ ऑफ द मटेरियल को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखती है टेंसाइल स्ट्रेस। यानी ये हमारा कोई भी मटेरियल है, ये हमारा कोई भी मटेरियल है, इस पर हमने ये एफ फोर्स अप्लाई किया तो इसने क्या किया, इसकी जो लेंथ थी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर डेवलप हुआ, ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाया टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम इस तरीके की यूटीएम मशीन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम इसको टेस्ट करते हैं। अब इसको क्या करता है, ये जो स्ट्रेस होती है ये किसी भी मटेरियल को स्क्वीज और कंप्रेस करने की कोशिश करती है, स्क्वीज और कंप्रेस करने की कोशिश करती है। मान लेते हैं ये हमारा कोई मटेरियल है जिस पे हमने कंप्रेसिव फोर्स एफ अप्लाई किया और हुआ क्या, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हुई, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हुई, ये हमारी क्या कहलाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस की। इसी को हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, द स्ट्रेस विच एक्ट्स टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। यानी जो भी हमारी स्ट्रेसेस किसी भी प्लेन के टेंजेंशियल यानी कि उसके पैरेलल लगती हैं सरफेस के, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये पैरेलल लग रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये शियर स्ट्रेस कहलाएगी। इसको हम एक एंगल होता है थीटा, उससे मेजर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेस यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी, तो स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन कुछ नहीं होता है, इट इज़ द चेंज इन सेज और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इसको हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन हमारी स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये क्या होती है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेन कितने तरीके की होती है। तो स्ट्रेन हमारी मुख्यतः तीन तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी वो स्ट्रेन होती है जो कि अगर हमारा डिफॉर्मेशन लेंथ में हो रहा है, अगर हमारा डिफॉर्मेशन सिर्फ लेंथ में हो रहा है, तो वो हमारी किस तरीके की स्ट्रेन होगी, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एप्सिलॉन एल से रिप्रेजेंट करेंगे या एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई। अब अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन की। तो अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, अगर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगी। अगर हम बात कर लें अब शियर स्ट्रेन की, तो शियर स्ट्रेन क्या होता है, अगर हमारा किसी भी बॉडी पे उसके शेप में चेंज आ रहा है, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने पे उसके शेप में चेंज आ जा रहा है, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, ये हमारी शियर स्ट्रेन का कॉज करेगी। और शियर स्ट्रेन को हम एंगल थीटा से मेजर करेंगे, जो थीटा हमारा किस में होगा, रेडियन में होगा। इसको हम देखने के लिए आगे चलते हैं और आगे ये यहाँ से हम समझते हैं कि इस फिगर से आप समझ सकते हैं कैसे। यहाँ पे ये थीटा था, ये शियर स्ट्रेन हो गई, थीटा इक्वल टू हमने यहाँ पे tan थीटा मान लिया और उसके इक्वल में क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन एल हो गया। ये कहाँ से आ गया, ये तो सिंपल है, इसका प्रॉपर्टी लगा दो एंगल ट्रायंगल की, आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी को एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली है। तो ये कुछ नहीं होता, इलास्टिसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड आफ्टर बीइंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन देम। अभी हमने आपको बताया कि जैसे ही हम किसी भी फोर्स पे किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को दोबारा रिमूव कर लेते हैं, तो उसके जो बॉडी में चेंज आया हुआ होता है वो हमारा क्या कर लेता है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इलास्टिक लिमिट की, तो क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रॉम विच एन इलास्टिक बॉडी विल रिकवर इट ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी। यानी हमारी किसी भी बॉडी की वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ से वो बॉडी अपना ओरिजिनल स्टेट को रिकवर कर ले, हमारा इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ये हमारे तरह तरह के मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है।
ये स्टील के लिए बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कम वो किसके लिए होती है, लेड के लिए बहुत कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की, यहीं पे बात कर लेते हैं हम हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी एक्सटर्न, ये वाला पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्सेस, ये क्या कहलाता है, हुक्स लॉ कहलाता है। यानी विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कहीं हम टेंसाइल फोर्स को अप्लाई करते हैं एक यूनिफॉर्म बार ऑफ माइल्ड स्टील पे, उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय क्या आता है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती है, तो वहाँ पे हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाती है। अब वो पॉइंट जहाँ पे हमारा ग्राफ कोई भी अगला एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है, वो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। अब अगर हम बात कर ले लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की, तो हमने जैसे देखा कि प्रोपोर्शनलिटी जो होता है, जस्ट बियॉन्ड दिस पॉइंट द मटेरियल कैन बिहेव इन अ नॉन लीनियर इलास्टिक मैनर अंटिल द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड। यानी अगर हम देखेंगे कि जिस पॉइंट तक हमारा मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करता है, वो हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाती है। और उसके थोड़ा सा ऊपर अगर हम और जाते हैं, तो हम एक ऐसा पॉइंट पाते हैं जहाँ पे हमारा मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है और वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन नहीं कर पाता है जब भी हम फोर्स को रिमूव करते हैं, तो वही हमारा पॉइंट इलास्टिक लिमिट कहलाता है। यानी वो पॉइंट जहाँ से हमारा मटेरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिगेन करना बंद कर दे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। अगर हम छोटे शब्दों में समझें तो पाएँ कि इट इज़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेन कर्व, यंग्स मॉडुलस इंडिकेट रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हायर द यंग मॉडुलस मोर इलास्टिक द रिजिड द मटेरियल विल बी। अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ फोर्स अप टू एंड विद इन विच द डिफॉर्मेशन एंटायरली डिसअपियर्स ऑन रिमूवल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी द वैल्यू ऑफ फोर्स अप टू एंड विद इन विच, हमारा वो पॉइंट फोर्स का और या उसके अंदर जहाँ तक हमारे डिफॉर्मेशन डिसअपियर हो जाता है, रिमूवल ऑफ द फोर्स क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं यील्ड लिमिट क्या होती है। द यील्ड लिमिट क्या होती है, यील्ड लिमिट स्ट्रेन इंक्रीजर मोर रेपिडली। जब हम यील्ड लिमिट पे पहुंचते हैं तो वहाँ से हमारा क्या करता है, स्ट्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, बिकॉज सडन इलॉन्गेशन ऑफ द स्पेसिमेन टेक्स प्लेस विदाउट अप्रिसिएबल इंक्रीज इन द स्ट्रेस। यानी कि हम थोड़ी सी स्ट्रेस को अगर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हो जाता है। द पोर्शन बिटवीन अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड स्टेज। और अपर यील्ड पॉइंट यानी इलास्टिक लिमिट के पॉइंट से लेकर अपर यील्ड पॉइंट तक के हमारे जो रीजन होता है उसको हम क्या कहलाते हैं, वो हमारा यील्ड स्टेज कहलाता है। और जो हमारी स्ट्रेस होती है करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ अपर यील्ड पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस, और ये हमारी स्ट्रेस कहलाती है, यील्ड स्ट्रेस कहलाती है। अब अगर हम बात कर लें अल्टीमेट स्ट्रेस की, तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है, बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्म द मटेरियल स्ट्रेन हार्डेंस। जब हमारा जो प्लास्टिक फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे हमारा प्लास्टिक फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ से आगे जब क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगती है। द मैक्सिमम स्ट्रेस रीच एट द पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। और पॉइंट ई पे पहुँचते पहुँचते हम कहाँ पहुँच जाते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुँच जाते हैं। यानी एक ऐसी स्ट्रेस जिसके थोड़ा सा आगे बढ़ाने पे हमें फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाता है और वहीं पे हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस पाई जाती है। अगर हम बात कर लें स्ट्रेन हार्डनिंग की, तो स्ट्रेन हार्डनिंग हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम पॉइंट डी यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से आगे बढ़ते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम पाते हैं कि जो है ई पॉइंट तक जाते जाते जो भी रीजन हमारा होता है वो यील्ड स्ट्रेन यानी स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाता है। अगर इस ड्यूरेशन में हम देखें तो पाएंगे कि द एक्सटेंशन ऑफ द स्पेसिमेन इज क्विट लार्ज। जो स्पेसिमेन का जो एक्सटेंशन है यानी हमारे मटेरियल का एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम ये भी पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी भी इसके अगर माइल स्केल है या रस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैट टॉप हो जाएगा, यानी ये फ्रैक्चर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको दिया था सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने। और इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम टेंसाइल मॉडुलस भी कहते हैं या यंग मॉडुलस भी कहते हैं। और ये क्या करता है, स्टिफनेस ऑफ द इलास्टिक मटेरियल को मेजर करता है। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको मेजर करता है, स्टिफनेस ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल को मेजर करता है। अब अगर हम बात कर लें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता कहाँ से है, तो हुक्स लॉ क्या कहता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से हम देखें तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा ई, और क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहीं से हम उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं ई से, उस हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो यही हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है।
अब देखिए, अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या फिर पास्कल होती है। जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर लार्ज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारी स्ट्रेस लगाने पे भी उस मटेरियल में ये बहुत स्मॉल स्ट्रेन आएगी। यानी ये हमारा मेजर करता है स्ट्रेंथ को। हायर द यंग मॉडुलस मोर इलास्टिक एंड रिजिड द मटेरियल। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा इलास्टिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेस उसमें कैसी होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा रिजिड मटेरियल होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हमारे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम वाई या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। और तीसरा हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, इसको हम जी या एन या सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और नीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये हमारा रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। किसका होता है? नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो हमारा यंग मॉडुलस कहलाता है। अब अगर हम देखें कि नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती क्या है, तो मान लेते हैं ये हमारा एल लेंथ का कोई वायर है जिसका एक सिरा क्या है, फिक्स है, और इसका क्रॉस सेक्शन ए है। अगर इस पर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी इसकी सिग्मा इक्वल टू एफ अपान ए। ये एफ है, इसका क्रॉस सेक्शन ये है, यानी इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी वो आएगी सिग्मा इक्वल टू एफ अपान ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे यंग मॉडुलस ई की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो यहाँ से लीनियर स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये हमारा यहाँ से फार्मूला आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें अगर मान लें रेडियस ऑफ वायर आर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा ई इक्वल टू इतना आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब अगर हम बात कर लें यहीं पे यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल, किन्हीं भी स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं, उनके हम अगर यंग मॉडुलस की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, जैसे स्टील। स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है वो 2.1 इंटू 10⁻11 होता है। बात कर ले कंक्रीट की, तो कंक्रीट का जो यंग मॉडुलस होता है 1.7 इंटू 10⁻10 होता है। रबर की बात करें तो 7 इंटू 10⁻6 होता है। अब ऐसे ही हम बायोलॉजिकल मटेरियल की बात करें, हमारे ऊपर वाले इंजीनियरिंग मटेरियल थे, अब हम बायोलॉजिकल मटेरियल की बात कर लें तो बायोलॉजिकल मटेरियल में जो बोन होता है, बोन का होता है 1.7 इंटू 10⁻10। कार्टिलेज का होता है 1.3 इंटू 10⁻7, और टेंडन का होता है 1.9 इंटू 10⁻8। इसी के साथ लॉक्सट क्यूटकाइल होता है, एक बोन एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जिसका 9.4 इंटू 10⁻9 होता है। अब अगर हम बात कर लें ई, तो ई क्या होता है, ई एक स्ट्रेस रिक्वायर होती है 100% स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर हम आगे चलें तो देखें, एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एग्जांपल है एक, इससे हम समझेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस क्या होता है। तो स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। एक कोई स्प्रिंग है जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको स्ट्रेच किया गया है 2 सेंटीमीटर बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लोड ऑफ 200 ग्राम। 200 ग्राम लोड से इसको क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। व्हाट विल बी द लेंथ, पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगी जबकि लोड 500 ग्राम अप्लाई किया जाए। तो अगर हम इसको देखें तो पाएंगे जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका फार्मूला ये होता है। यहाँ से हम फर्स्ट केस के लिए जब स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर थी, स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर हुई थी और वेट कितना था, 200 ग्राम था, इसको अगर हम रखेंगे तो हमारा यहाँ से ये आ जाएगा। और अगर हम सेकेंड केस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमारी जो दूसरी बार में स्ट्रेच हुई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05 मीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 6 + 5, जो 5 सेंटीमीटर दूसरी बार का इलोंगेशन आया था, 500 ग्राम लोड अप्लाई करने पे इलोंगेशन आया था, उसको मिला के हमारा 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं बल्क मॉडुलस की, दूसरा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस है। इस बल्क मॉडुलस को हम कैसे जानेंगे, तो ये हमारा रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हमारा रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब अगर हम बात कर लें नॉर्मल स्ट्रेन क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस ये होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होती है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि निगेटिव साइन लगा है, तो निगेटिव साइन हमारा ये इंडिकेट करता है कि ये वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, किसी भी वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो के की वैल्यू है वो हमारी ये आ जाएगी, इस फार्मूले से आएगी, और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखें क्या, स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्टेड इन वॉल्यूम बाई, यानी चेंज इन वॉल्यूम दिया है, डेल्टा वी दिया है, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर फोर्स पी दिया है, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, के पूछ रहा है,
के पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला था के इक्वल टू वी रो अपान डेल वी, रो कहें या पी कहें बात एक ही है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है। अब P इक्वल टू यहाँ पे दिया है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम बात कर लें कि डेल्टा वी अपॉन बी कितना दिया है, 0.01% दिया है। तो यहाँ से हम इसको 10⁻⁻4 में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से के में इसकी वैल्यू रखकर के इक्वल टू 1 × 10⁻12 हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से के निकल आएगा। अब ऐसे ही बात करते हैं शियर मॉडुलस की या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, जिसको हम GN या C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, GN या C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन होता है, यानी ये रेशियो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा कोई बॉडी है जिस पे हमारा शियर फोर्स F लग रहा है, इसकी वजह से जो टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रही है वो F/A आ रही है और जो शियर स्ट्रेन आ रही है वो थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डेल्टा x/डेल्टा L आ रही है। अब फार्मूले से हम इसको क्या करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन अपॉन शियर स्ट्रेन करके यहाँ से हम किस की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से हम G की वैल्यू निकाल लें। तो G की वैल्यू FL/A डेल्टा x हो जाएगी। अब अगर हम इसको क्वेश्चन से समझें तो ये हमारा क्वेश्चन है, आ रबर क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज वन साइड फिक्स्ड वाइल अ टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द 400 kg इज अप्लाइड टू द अपोजिट फेस। यानी हमारा कोई क्यूब है जो 20 सेंटीमीटर जिसकी एक साइड है और एक साइड में वो क्या किया गया है, फिक्स किया गया है और उस पर हमने 400 किलोग्राम का कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई किया है उसके अपोजिट फेस पे। फाइंड वन शेयरिंग स्ट्रेन, कह रहा है शेयर स्ट्रेन क्या होगी, डिस्टेंस थ्रू विच द स्ट्रेन साइड मूव्स, वो डिस्टेंस क्या होगी जहाँ से स्ट्रेन साइड मूव करेगी। और इसमें क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है इसका रबर का 8 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम क्वेश्चन में समझते हैं, पहला हम देखते हैं शेयर स्ट्रेस क्या होती है F/A। तो यहाँ से हम जब फार्मूला लगाएंगे स्ट्रेस F/A, तो यहाँ पे जो F था वो 400 × 9.8 दिया था और जो A दिया था वो 20 × 10⁻2 स्क्वायर दिया था। यानी अब यहाँ से हम पाएंगे कि शियर स्ट्रेस निकलेगी हमारी 9.8 × 10⁴। अब हमारा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला होता है वो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। यानी हम यहाँ से देखें तो थीटा इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन G, ये भी हमारा एक डिड्यूशन निकल के आएगा। अब यहाँ से हम थीटा इक्वल टू अगर ये वैल्यू पुट कर दें, जो भी हैं ये वैल्यू पुट कर दें तो थीटा इक्वल टू 0.0123, यानी स्ट्रेन जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.0123 आ जाएगी। अब हम यहाँ से एक और फार्मूला हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू डेल्टा x/L इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर हम बात कर लें पॉइजन्स रेशियो की, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, जब भी हम कोई बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स इज इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लेटरली, जब भी हम किसी बॉडी को किसी भी एक्सियल टेंसाइल फोर्स से सब्जेक्ट करते हैं तो ये बॉडी क्या करती है, इलोंगेट करती है या फिर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है लेटरली। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम किसी भी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लगाते हैं तो ये भी फिर क्या करती है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने साइड्स को और लेटरली भी ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो होता है एप्सिलॉन L इक्वल टू, अगर हम बात करें क्या होता था, यानी इलोंगेशन क्या होता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती थी, ये होती थी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और लेटरल स्ट्रेन क्या होती, लेटरल इलोंगेशन क्या होता था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको हम देखें कि एस.टी. पॉइजन ने सबसे पहले इसको फाइंड किया था। उन्होंने क्या बताया था कि विद इन इलास्टिक रेंज रेशियो ऑफ द टू स्ट्रेन्स इज कांस्टेंट वैल्यू। उन्होंने कहा कि दो स्ट्रेस का कोई वैल्यू, दो स्ट्रेन का कोई रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा होता है अगर वो क्या करें, बोथ आर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहाँ से पॉइजन्स रेशियो का अगर हम देखें तो क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब यहाँ से म्यू यानी पॉइजन्स रेशियो म्यू की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगी, माइनस लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर अब इसको हम यहाँ देखें तो पॉइजन्स रेशियो के बारे में अगर दो तीन चीज़ें और देखें तो पॉइजन्स रेशियो क्या करता है, सबसे पहले तो हम पाएंगे कि पॉइजन्स रेशियो जो है इज यूनिक फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, यानी ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए क्या कहता है, यूनिक होता है। अब इसमें हम देखें कि निगेटिव साइन क्यों होता है, तो निगेटिव साइन हमारा जो होता है ये लेटरल कॉन्ट्रैक्शन और लीनियर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखें लेटेंट स्ट्रेन इज द सेम इन ऑल रेडियल डायरेक्शन, जो लेटेंट स्ट्रेन होती है वो सभी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। अब पॉइजन्स रेशियो की जो
पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, यानी पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 0.0 इस पॉइजन्स रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0.5, यानी 0 से 0.5 के बीच में पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होती है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि पॉइजन्स रेशियो किस के लिए कितना होता है, तो ये कंक्रीट के लिए होता है। कंक्रीट के लिए लगभग होता है 0.1 से 0.2 के बीच में। कास्ट आयरन के लिए होता है 0.21 से लेके 0.26 के बीच में। ऐसे ही हम अगर बात कर लें स्टील की, तो स्टील के लिए ये होता है 0.27 से लेके 0.30 तक। ऐसे ही अगर हम बात कर लें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के लिए ये होता है 0.33। और जो कॉर्क होता है, कॉर्क का ये पॉइजन्स रेशियो होता है 0। और रबर का होता है 0.5। रबर का होता है 0.5। अब ऐसे ही अगर हम बात कर लें कि अगर पॉइजन्स रेशियो हमारा -1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाए, -1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा एप्सिलॉन x इक्वल टू एप्सिलॉन y, यानी लीनियर और लेटरल डायरेक्शन में जो भी हमारी स्ट्रेन होगी वो सेम हो जाएगी। इस तरीके के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के मटेरियल को हम ऑक्जेटिक मटेरियल कहते हैं। कौन सा मटेरियल कहते हैं, ऑक्जेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये हमारे मटेरियल होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें तो एग्जाम्पल होता है इसका सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर ये हमारा क्या है, ऑक्जेटिक मटेरियल है। अगर हम बात कर लें कि म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो किस केस में होता है, कॉर्क के केस में होता है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमारी कोई भी लेटरल स्ट्रेन नहीं आएगी, लेटरल स्ट्रेन नहीं आएगी। ऐसे ही अगर हम बात कर लें कि म्यू इक्वल टू 0.5 अगर हो जाएगा, अगर म्यू इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, जो कि हमारा रबर के केस में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा। कैसा फ्लूइड हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस और स्ट्रेन टॉपिक से रिलेटेड। अगर हम बात कर लें यहीं पे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट की, अगर रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट की बात कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा जो रिलेशन है E इक्वल टू होता है 2G 1 प्लस म्यू, 2G 1 प्लस म्यू, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरे रिलेशन की बात कर लें, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरे रिलेशन की बात कर लें तो दूसरा हमारा रिलेशन होता है E इक्वल टू सही से देख लेते हैं, E इक्वल टू 3K, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये हमारा दूसरा रिलेशन होता है। अगर हम तीसरे रिलेशन की बात कर लें तो तीसरा हमारा रिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9 kg अपॉन 3K प्लस G। तो ये हमारा क्या होता है, ये तीसरा रिलेशन होता है। अगर हम एक और रिलेशन की बात कर लें तो हमारा एक और रिलेशन होता है म्यू और EKG के टर्म्स में, तो म्यू इक्वल टू होता है 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। तो ऐसे ये हमारे कुछ 4 इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट थे, ये रिलेशन थे हमारे ये 4 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर ख़त्म होता है। और इसके बाद आगे हम आपको इसमें और दूसरे लेक्चर में देखने को मिलेगा थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। उसके बाद में और सारा डिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ाएंगे। तो ये अगर यहाँ तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर आप चाहते हैं कि और सारे वीडियो आपको ऐसे ही मिलें और सारा आपको सीखने को मिले, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।